नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आप सभी का लाइट जीएस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज फिर उपस्थित हूं कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर जो हमारे प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आज हमारा टेस्ट नंबर 32 है। आज हमारा 32वां टेस्ट है। ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रखिए, प्रतिदिन टेस्ट देते रहिए और अपनी तैयारी और बेहतर करते जाइए। तो देर न करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे वीडियोस प्रतिदिन आपके पास पहुंचता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष शासन में आया था? ऑप्शंस है 1878, 1858, 1868 या 1888। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 1858। 1858 के बाद भारत ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष शासन के रूप में आ गया था। भारतीय उपमहाद्वीप पर अंग्रेजों द्वारा क्राउन रूल या प्रत्यक्ष नियम या प्रत्यक्ष शासन 1858 से लेकर 1947 तक बना रहा। ब्रिटिश नियंत्रण वाले क्षेत्र को ब्रिटिश भारत कहा जाता था और स्वदेशी शासकों के अधीन क्षेत्र को रियासतों के रूप में जाना जाता था। आप भी जानते हैं कि जब देश का विभाजन हुआ था 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत, तो उस समय भारत को 3 खंडों में बांटा गया। एक टुकड़ा भारत कहलाया, दूसरा टुकड़ा पाकिस्तान कहलाया, उसमें 2 हिस्से हुए, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, और जो तीसरा टुकड़ा हुआ उसे कहा गया देशी रियासतें। ठीक है, जो स्वतंत्र राष्ट्र थे, छोटे छोटे राज्य थे जहां पे अपने राजा हुआ करते थे, उनका शासन वहां पे चलता था। 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद ब्रिटिश इंडिया कंपनी का नियंत्रण महारानी विक्टोरिया के ताज के रूप हस्तांतरित कर दिया गया। 1858 में निचला बर्मा ब्रिटिश भारत का हिस्सा था, जबकि ऊपरी बर्मा जो है 1886 में इसका हिस्सा बन गया। हालांकि बाद में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। रंगून का नाम सुने होंगे आप लोग। आपसे क्वेश्चन कहता है कि अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई? तो आपका जवाब होगा रंगून। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस प्रकार के लौ अयस्क को ब्राउन अयस्क कहा जाता है? ऑप्शंस है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट या साइडराइट। तो इसका सही जवाब होगा लिमोनाइट। लौ अयस्क की बात की जाए तो यह एक धातु खनिज है और प्रकृति में अयस्क या यौगिक के रूप में पाया जाता है। पृथ्वी की सबसे महत्वपूर्ण लौ अयस्क जमाव तलछटी चट्टानों में पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के लौ अयस्क होते हैं, जैसे हेमाटाइट, इसमें लगभग 60 से 70% आयरन होता है। यह रंग में लाल या गेरू रंग के साथ बड़े पैमाने पर कठोर, कॉम्पैक्ट और ढेलेदार अयस्क है। मैग्नेटाइट की बात की जाए तो यह भी लौ अयस्क का एक अच्छा प्रकार है और इसमें 72.4% लोहा पाया जाता है, यानी आयरन पाया जाता है। यह गहरे भूरे रंग का कालापन लिए हुए होता है और इसे काला अयस्क भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन करेगा कि काला अयस्क किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा मैग्नेटाइट को काला अयस्क कहा जाता है। यदि लिमोनाइट की बात की जाए तो लिमोनाइट अयस्क की लौह सामग्री 35 से 50% से भिन्न होती है। इसे ब्राउन अयस्क भी कहा जाता है। क्वेश्चन कहेगा ब्राउन अयस्क किसे कहा जाता है, तो जवाब होगा लिमोनाइट को ब्राउन अयस्क कहा जाता है। और एक है साइडराइट, तो इसमें 10% से लेकर 48% तक आयरन पाया जाता है। यह लौ अयस्क का एक सबसे घटिया किस्म माना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन कह देगा कि लौ अयस्क कौन सा लौ अयस्क सबसे घटिया किस्म का होता है, तो आपका जवाब होगा साइडराइट। नाम से स्पष्ट साइड में रहने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विज्ञान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को
किरचॉफ के नियम से संबंधित है? कौन सा क्षेत्र किरचॉफ के नियम से संबंधित है? ऑप्शंस है परमाणुक संरचना, विद्युत परिपथ, कार्बनिक परिपथ या प्रकाशिकी। तो इसका सही जवाब होगा विद्युत परिपथ। किरचॉफ के नियम विद्युत परिपथ से संबंधित है। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का लूप नियम बताता है कि लूप के समीप सभी विद्युत विभवांतरों का योग शून्य होता है। कभी कभी हम इसे किरचॉफ के वोल्टेज नियम या किरचॉफ के दूसरे नियम के रूप में भी संदर्भित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? ऑप्शंस है गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह, पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, जालियांवाला बाग हत्याकांड या असहयोग आंदोलन। तो इसका सही जवाब होगा पंडित मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1917 में गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में चलाया गया, जो नील से जो खेती किसान करते थे उनसे छुटकारा दिलाया गया, तीन कठिया प्रणाली को समाप्त किया गया। चलिए यदि जालियांवाला बाग की बात की जाए तो जालियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यह पंजाब के अमृतसर में हुआ था। जालियांवाला बाग में एक शांति सभा चल रही थी जिसमें करीब 1000 लोग से ज्यादा उपस्थित थे, संख्या में उपस्थित थे। उस समय पंजाब का शासक जनरल डायर अंधाधुंध जनता पर गोलियां चलवा दी, जिसमें काफी लोग की मृत्यु हो गई और काफी लोग घायल हो गए। इस दर्दनाक मर्माहत घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। यदि बात की जाए 1916 की तो 1916 में ही श्रीमती एनी बेसेंट और तिलक द्वारा होम रूल लीग का स्थापना किया गया और इसी ईस्वी में 16 में ही लखनऊ समझौता हुआ था, जिसमें नरम दल और गरम दल में समझौता हुआ और उसी में बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इस 1916 की कांग्रेस की अध्यक्षता आरसी मजूमदार ने किया था। यदि बात करें 1917 में तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन यह गांधी जी का भारत में प्रथम आंदोलन था, जिससे ये काफी ज्यादा फेमस हुए। 1919 का तो बता चुके हैं। एक सवाल और पूछता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमेटी द्वारा किया गया था? उसका नाम था हंटर आयोग और उस समय भारत का गवर्नर था जिसका नाम था 1920 की बात की जाए तो इलाहाबाद में खिलाफत समिति द्वारा असहयोग प्रस्ताव पारित किया गया और कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, सभी मादक पेय में एक खाली जगह घटक होता है। ऑप्शंस है पेंटेन, एथेनॉल, ब्यूटेन या प्रोपेन। तो इसका सही जवाब होगा इथेनॉल। सभी मादक पेय में इथेनॉल एक सक्रिय घटक होता है। इथेनॉल कार्बनिक यौगिकों में उस वर्ग का सदस्य है जिसे सामान्य नाम अल्कोहल दिया जाता है। इसका आणविक सूत्र C2H5OH होता है। इसे एथेनॉल अल्कोहल भी कहा जाता है। एथेनॉल कई मादक पदार्थ जैसे बियर, शराब आदि मादक पदार्थों में पाया जाता है। इसका औद्योगिक रसायन के रूप में इसका उपयोग विलायक के रूप में, अन्य कार्बनिक रसायनों के संश्लेषण और ऑटोमोटिव गैसोलीन के लिए एक योज्य के रूप में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, किस क्षेत्र की जैव विविधता का एक अच्छा उपाय है? किसी क्षेत्र की जैव विविधता एक अच्छा उपाय है। ऑप्शंस है जितने जानवर वहां पाए गए, जितने पेड़ वहां पाए गए, वहां जितने लोग मिले या वहां पाए जाने वाली प्रजातियों की संख्या। तो इसका सही जवाब होगा
वहां पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 7, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पुस्तक लिखी है, कौन सा? अनहैप्पी इंडिया, आनंदवट, पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया या द इंडियन स्ट्रगल। तो इसका सही जवाब होगा द इंडियन स्ट्रगल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी है। द इंडियन स्ट्रगल 1920-1942 भारतीय राष्ट्रवादी नेता सुभाष चंद्र बोस की 2 भागों वाली पुस्तक है। 1920 से लेकर 34 के वर्षों को समाहित करने वाले द इंडियन स्ट्रगल का पहला भाग 1935 में लॉरेंस और विशर द्वारा प्रकाशित किया गया था। 1935 से लेकर 1942 तक दर्शाने वाला दूसरा भाग सुभाष चंद्र बोस द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लिखा गया था। इसमें भारत पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के शासन को समाप्त करने के लिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के 1920 से लेकर 42 तक का इतिहास शामिल है। यह पुस्तक 1920 के दशक के आरंभिक भारत और आजाद हिंद आंदोलनों और 1940 के दशक के असहयोग और खिलाफत आंदोलनों से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अवधि का विश्लेषण करती है। यानी सुभाष चंद्र बोस ने कैसे यहाँ के भारतीय क्रांतिकारियों ने आंदोलन में हिस्सा लिया, इसका पूरा वर्णन जो है अपनी इस पुस्तक में की है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन एक तृतीयक आर्थिक गतिविधि है? ऑप्शंस है बुनाई, खेती, व्यापार या आखेट। इसका सही जवाब होगा व्यापार। व्यापार एक तृतीयक आर्थिक गतिविधि है। वह क्षेत्र जो सेवा प्रदान करने के माध्यम से प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों के विकास में मदद करता है, तृतीयक क्षेत्र कहलाता है। इसमें परिवहन, संचार, बैंकिंग, भंडारण, व्यापार आदि सभी तृतीयक या सेवा के क्षेत्र आते हैं। हालांकि इसमें ऐसी सेवाएं भी शामिल हैं जो सीधे वस्तुओं के उत्पादन में मदद नहीं करती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सूचना प्रौद्योगिकी, नेटवर्क उपकरण, ऑपरेटर आदि। यदि प्राथमिक क्षेत्र की बात की जाए तो प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र जिसमें पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके उत्पादित प्राकृतिक उत्पाद जैसे कृषि सामान, चावल, गेहूं, कपास, मक्का, ज्वार, बाजरा, जो भी कृषि कार्य है इत्यादि शामिल है। इसके अलावा डेयरी, मछली पकड़ने, वानिकी, खनिज अयस्क प्राकृतिक उत्पाद है और इसलिए उन उत्पादों को प्राप्त करने में शामिल गतिविधियां कृषि क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र कहलाती है। यदि द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो द्वितीय क्षेत्र वह क्षेत्र जिसमें माल शामिल होता है, जिसे औद्योगिक गतिविधियों का या विनिर्माण के माध्यम से प्राकृतिक उत्पादों से बदल दिया जाता है। इसमें कृत्रिम तकनीकें शामिल हैं जो प्राकृतिक उत्पादों के रूप में बदलती है, जैसे पौधे कपास के रेशों का उपयोग करके कपड़े बनाना, इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सेकेंड लास्ट। 19 अप्रैल 1975 का किस उपग्रह का अंतरिक्ष में भेजा गया था? ऑप्शंस है आर्यभट्ट, एप्पल, जेरेलिना या भास्कर प्रथम। तो इसका सही जवाब होगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया भारतीय पहला उपग्रह था। इसका नाम भारतीय गणितज्ञ और खगोलविद आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। इसे इसरो द्वारा बनाया गया था और रूसी रॉकेट लॉन्च वाहन कोस्मोस 3M के साथ लॉन्च किया गया था। उपग्रह क्या होता है? एक उपग्रह एक वस्तु है जो बड़ी वस्तु के चारों ओर घूमती है, लेकिन आमतौर पर जब कोई उपग्रह कहता है तो वे मानव निर्मित उपग्रह के बारे में बात कर रहे होते हैं। मानव निर्मित उपग्रह लोगों द्वारा बनाई गई मशीनें हैं। इन मशीनों को अंतरिक्ष में और पृथ्वी या किसी अन्य पिंड की कक्षा में प्रक्षेपित किया जाता है। उदाहरण चंद्रमा, स्पुतनिक फर्स्ट आदि। प्राकृतिक उपग्रह क्या होते हैं? एक प्राकृतिक उपग्रह एक ऐसी वस्तु है जो किसी ग्रह या पिंड की तुलना में अपने से बड़ी वस्तु की परिक्रमा करते हैं जो मानव निर्मित नहीं है। उदाहरण चंद्रमा पृथ्वी के एक प्राकृतिक उपग्रह के रूप में चक्कर लगाता है। चलिए, और इसरो की बात की जाए तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको बोलते हैं इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन,
इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसके अध्यक्ष के शिवन है। पहला सैटेलाइट जो है 1975 लॉन्च किया गया था। दूसरा सैटेलाइट जो है भास्कर प्रथम जो 1979 में लॉन्च किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, जैव विविधता को किससे अधिक खतरा है? ऑप्शंस है प्राकृतिक आवास और वनस्पति का विनाश, अनुचित कृषि कार्य, जलवायु परिवर्तन या जल प्रदूषण। तो इसका सही जवाब होगा प्राकृतिक आवास और वनस्पति का विनाश। प्राकृतिक आवास और वनस्पति के विनाश से जैव विविधता को सबसे अधिक खतरा है। प्राकृतिक आवास और वनस्पति का विनाश जैव विविधता हानि का एक प्रमुख कारण है। जैव विविधता कई खतरों के अधीन है। सबसे बड़ा संभवतः प्राकृतिक वास विनाश और विखंडन, लेकिन जैव विविधता के लिए अन्य कई खतरे भी है। मनुष्य द्वारा अधिक खपत, शिकार, मछली पकड़ना, अनियंत्रित रूप से एकत्र करने से कई प्रजातियों को खतरा है। कई सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो अब विलीन होने के कगार पे हैं। जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अति खपत, आक्रामक प्रजातियों, प्रदूषण और जनसंख्या वृद्धि कुछ अन्य भी कारण है जो जैव विविधता के हानि के लिए जिम्मेवार है। जैव विविधता से हमारा पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। यदि जैव विविधता को हानि पहुंची तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। चलिए, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी हो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बनी है क्योंकि इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन किया गया है ताकि और ज्यादा नॉलेज मिले। क्वेश्चन तो आप आसानी से बना सकते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी जानकारियां है, जो और सारे टॉपिक जुड़े हुए हैं, वो भी हमारे लिए जानना काफी महत्वपूर्ण होता है। इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है। ओके, फिर मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ। ओके, थैंक यू।